हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। चलिए ठीक। तो बात करनी है अपने को पजल्स की, है ना।
पजल अपने को स्टार्ट करना था, तो पजल आज अपन करेंगे, कुछ एक सवाल करेंगे, देखते हैं कितने सवाल हो पाते हैं। आज अपन पजल देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा जी? सर्कुलर का, है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक एक करके हम सारी बातें इसकी समझेंगे। देखो, सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। तो 6 लोग हैं, तो आपने पहले क्या बनाया बेटा? एक सर्कल बनाया, और 6 लोग मतलब एक आमने सामने, फिर एक इधर बैठेगा, फिर एक इसके सामने, और एक इधर बैठेगा तो एक इसके सामने। अब सबसे खास बात जो है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में वो ये है, एक तो अपोजिट तो आपको बिठाना है, आमने सामने ज़रूर होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, और ये दोनों एक दूसरे के सामने। अगर आपको प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया तो हम ये मानेंगे कि सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। आमतौर पे जो व्यक्ति बैठता है भाई, वो उसका फेस कहाँ होता है? टेबल के सेंटर की तरफ होता है, बाहर की तरफ मुख करके नहीं बैठेगा। पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं जिसमें फेसिंग आउटवर्ड भी होता है, पर जब तक दिया है कि फेसिंग इनवर्ड है तो इनवर्ड मानेंगे, फेसिंग टुवर्ड सेंटर मानेंगे, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी हम क्या मानेंगे? फेसिंग टुवर्ड सेंटर ही मान के चलेंगे। अब ए बी सी डी ई व एफ, ये 6 लोग हैं, वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है ए ई और एफ के बीच में है, तो ए जो है किसके? ई और एफ के बीच में आएगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि इधर ई आएगा? हो सकता है कि इधर पे एफ हो और इधर पे ई हो। भाई बिल्कुल सही बात है, ए तो ई और एफ के बीच में। अब ई और एफ हमें नहीं पता कहां पर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 डायग्राम्स बना लेता हूं, एक साथ में 2 डायग्राम बनाता हूं। देखो कैसे मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं कि ए अगर इधर है तो इस तरफ एफ और इस तरफ ई, मतलब एक डायग्राम अपन अंदर की तरफ चला रहे हैं और एक बाहर की तरफ चला रहे हैं। जब तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि ए के लेफ्ट में आएगा एफ या ए के राइट में एफ आएगा, ई लेफ्ट में आएगा राइट में, कंफर्म नहीं है, तब तक आप 2 डायग्राम चला लो। इसके बाद ई डी के विपरीत बैठा है। अब ई किसके अपोजिट है? डी के। तो अगर बाहर वाले डायग्राम की बात करूं मैं, तो ई के अपोजिट कौन हो जाएगा बेटा जी? डी। अंदर वाले डायग्राम की बात करूं तो ई के अपोजिट कौन हो जाएगा? डी। सी या तो ई का पड़ोसी नहीं है, सी या तो ई का पड़ोसी नहीं है। अब सी जो है ई का पड़ोसी नहीं है, ये बात हो रही है। अब अगर बेटा बाहर वाले डायग्राम की मैं बात करूं, अगर ई का पड़ोसी सी नहीं, मतलब यहां पर सी नहीं है तो सी यहां पर आएगा, बचा कौन? तो आप कहोगे सर बी बचा। ई का पड़ोसी अगर सी नहीं है तो सी यहां आएगा, बचा कौन? तो बी बचा। डायग्राम अंदर वाला भी बाहर वाला भी 2 डायग्राम बने। पूछा बी के विपरीत कौन बैठा है? बेटा जी बाहर वाला डायग्राम क्या बोलता है कि बी के विपरीत कौन बैठा है? तो यहां पर आ रहा है एफ। अंदर वाला डायग्राम भी क्या बोल रहा है? बी के विपरीत कौन बैठा है? एफ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। 2 डायग्राम मैंने बनाए, पर दोनों के अकॉर्डिंग कौन आ रहा है? बी के अपोजिट एफ आ रहा है। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा बेटा, वो सिंगल डायग्राम चला सकते हैं, सिंगल डायग्राम चला सकते हैं। वो जैसे मैं बता देता हूं फिर से। अब ए अगर ई और एफ के बीच में है, ए कहां आ गया? ई और एफ के बीच में आ गया। इसके बाद ई डी के विपरीत बैठा, ई किसके? डी के अपोजिट बैठा है, ठीक है ना। इसके बाद सी या तो ई का पड़ोसी नहीं है। अब सी अगर ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब ई के बगल में सी नहीं है, तो सी इधर बिठा दो, बचा कौन? बी बचा। तो बी के अपोजिट कौन है? एफ है। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 6 लोग ए बी सी डी ई तथा एफ एक वृत्त में बैठे हैं, बी डी व सी के बीच में बैठा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से पढ़ो, अगर आपको कहीं पर भी एक भी पॉइंट पे लेफ्ट या राइट डायरेक्शन लिखी हुई मिल जाती है, जो कि इस सवाल में हमें मिल चुकी है, क्या मिल गई? कि एफ डी के दाएं बैठा हुआ है, एफ इज टू द राइट ऑफ डी। तो 6 लोग जब आप बनाओगे तो पहले इसी पॉइंट को ड्रॉ करोगे, कि जहां डायरेक्शन पता पड़ गई पहले आप वही ड्रॉ करोगे। एफ डी के दाईं ओर बैठा, एफ इज टू द राइट ऑफ डी, तो डी अगर यहां पर है तो एफ इसके क्या हो जाएगा बेटा जी? राइट हैंड साइड। अब ऐसा पॉइंट जिसमें डी और एफ आता हो वैसा पॉइंट पढ़ो, तो आप कहोगे बी डी और सी के बीच में है। तो डी और सी के बीच में अगर बी है तो देखो इस साइड तो आप नहीं बिठा सकते, ऑब्वियसली इस साइड डी और सी के बीच में कौन आ जाएगा? बी। अगला पॉइंट है ए और ई के बीच में कौन है? सी। ए ई व सी के, अच्छा ए जो है ई और सी के बीच में बैठा है,
तो ए जो है ई और सी के क्या हो गया, बीच में हो गया, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए व एफ के बीच में, अब ए और एफ के बीच में कौन है, बिल्कुल सही कहा राकेश जी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, एकदम सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा ये चीज छिप गई, ये जो व्यक्ति है मैं इसको लिख देता हूं, ये एफ है बेटा जी, ये जो व्यक्ति था ना, ये जो छिप गया, ये कौन सा है, ये एफ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बिल्कुल शंकर जी आप एकदम सही कह रहे हो। अगला सवाल देखिएगा बेटा, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक बेसिक सी पजल है, एग्जाम में आती जरूर है। यार फिगर की बात हो रही है, बिलो फिगर, फिगर यहां पे क्वेश्चन में इंसर्टेड है नहीं, तो इसको छोड़ दो, अगला करो। हाँ जी बेटा ट्राई करो, सभी से बनना चाहिए, फिर अपन देखते हैं। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई आंसर? ठीक है, राकेश जी ने आंसर बताया सब्बू, ठीक। और किसी बच्चे ने? तीन ही स्टूडेंट हैं क्लास में, टोटल 4 हैं जिनमें से एक मैं हूं। देखो थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, सब्बू आ रहा है, शंकर जी का भी सब्बू आ रहा है। अब यहां पर 6 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट ये बोला हुआ है सब्बू इज लेफ्ट ऑफ पप्पू, तो ये मैंने अगर पप्पू बनाया PAPPU, तो ये हो जाएगा सब्बू, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल चित्रा जी सब्बू आ रहा है, ठीक। अच्छा इसके बाद अगला है, अगला पॉइंट है रेवाती सब्बू व निशा के बीच में है। रेवाती कहां है, सब्बू और निशा के बीच में, सब्बू और निशा के बीच में हो गई रेवाती। अगला पॉइंट है अरुण पप्पू के, पप्पू और कीर्तन के बीच में है। अब अरुण किसके, पप्पू और कीर्तन के बीच में है, पप्पू और कीर्तन के बीच में कौन है, ये अरुणा। पूछा क्या है, पप्पू के बाईं ओर कौन बैठा है, हु इज लेफ्ट ऑफ पप्पू, तो पप्पू के लेफ्ट में तो बेटा ये आ रहा है अरुणा, सबका ही सब्बू आ रहा है क्या? अच्छा मैंने डायग्राम की स्टार्टिंग ही गलत कर दी, हाँ डायग्राम की स्टार्टिंग ही मैंने गलत कर दी, मैंने जो है, नहीं आप लोग का आंसर एकदम सही है, आप लोग का आंसर एकदम सही है, मैंने डायग्राम की स्टार्टिंग ही गलत कर दी थी। यहां पर लिखा हुआ था कि सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, सब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, तो पप्पू अगर इधर है तो इसके लेफ्ट साइड आएगा सब्बू, है ना। तो यार अगर ये देखो मेरी बात को समझो, सब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू अगर यहां पर दिया ही है, सब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, तो वो तो दिया ही है सवाल में, उसमें तो हल ही क्या करना, फिर तो बात ऐसी हो गई ना। जब सवाल में दिया ही है कि सब्बू जो है, सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, तो पप्पू के बाईं ओर कौन है, सब्बू है, तो फिर इसमें कुछ हल करने जैसा बचता ही नहीं है। हालांकि हम पूरा बना लेंगे, पर जो पूछा है वो किसी और के बारे में पूछा होता तो हम करते भी। बिल्कुल राकेश जी आप सही कह रहे हो, सेकंड लाइन में ही आंसर है। अगला
हाँ जी। कोई आंसर किसी बच्चे का? 6 मित्र MNOPQR वृत्त में बैठे हैं। शंकर जी बोल रहे हैं क्यू आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कहीं लेफ्ट और राइट लिखा है क्या? एन इज बिटवीन ओ एंड एम इज बिटवीन ये और आर एंड पी स्टैंडिंग टुगेदर, बस कहीं भी लेफ्ट और राइट नहीं लिखा। तो डायग्राम आप बना लो, डायग्राम आप कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली लाइन से स्टार्ट कर दो आप। क्यू आ रहा है, ठीक। एन इज बिटवीन ओ एंड पी, एन इज बिटवीन ओ एंड पी, एम इज बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में क्या हो गया? एम। आर एंड पी आर स्टैंडिंग टुगेदर, आर और पी स्टैंडिंग टुगेदर नहीं भी देते तो भी समझ में आ रहा था। हु इज स्टैंडिंग बिटवीन एम एंड आर, तो एम और आर के बीच में कौन है भाई? क्यू है। यही क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ गया है ना। अगला क्वेश्चन। स्क्वायर टेबल की बात हो रही है बेटा जी यहां पे। स्क्वायर टेबल, एक व्यक्ति इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। हालांकि टेबल से कोई फर्क नहीं, सर्कुलर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट है राधा इज राइट टू द शीला। शीला के राइट में कौन है? राधा। महिमा इज टू द लेफ्ट ऑफ सीता। अच्छा, महिमा जो है सीता के, शंकर जी बोल रहे हैं ए है। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि जो महिमा है वो लेफ्ट में है सीता के। अब बेटा जी अगर आप सीता इधर इधर बनाते हो, अदर इधर पे मैंने क्या बना दिया? सीता। बहुत ध्यान से समझना है इसको। सीता अगर इधर, तो सीता का ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। महिमा इज टू द लेफ्ट ऑफ सीता, तो सीता के लेफ्ट में कौन हो गई? महिमा। जबकि अगर आप इधर पे सीता लेते तो सीता का ये राइट होता और ये लेफ्ट होता। लेफ्ट में ऑलरेडी राधा बैठी थी तो पॉसिबल नहीं होता। तो सीता आपको पता पड़ गया कहां पर बैठेगी, कि सीता के लेफ्ट में किसको बिठाना है? महिमा को बिठाना है ना। तो महिमा सीता के, अच्छा महिमा जो है सीता के, ये तो हो गया। आमने सामने कौन बैठे हैं? क्या शीला और सीता आमने सामने? नहीं। राधा और सीता आमने सामने? बिल्कुल, राधा और सीता आमने सामने। राधा और शीला? नहीं। महिमा और राधा? नहीं। तो आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा। बोलो। बिल्कुल शंकर जी, बी आंसर सही है। ये जो नीचे मैंने लिखा है ये फिर से छुप गया, मैं इसको लिख देता हूं, ये शीला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करो।
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 एक सवाल और हैं, फटाफट से खत्म करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ये हॉरिजॉन्टल का है, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस का है ना। देखिएगा, 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में खड़े हैं। अगर आपको डायरेक्शन ना दी जाए तो ठीक, आप नॉर्थ फेसिंग मानोगे। अगर डायरेक्शन ना दी जाए तो नॉर्थ फेसिंग मान लिया करो। पर यहां पर डायरेक्शन क्या दी गई है? फेसिंग साउथ। सभी के मुख कहां हो गए बेटा जी? नीचे की तरफ, साउथ। अब जैसे ही आप साउथ की तरफ फेस बना देते तो बेटा लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो आदमी नीचे की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट इधर और राइट इधर, ये उल्टा हो जाएगा। इसके बाद ए तथा ई के मध्य केवल बी है। अभी अब डायग्राम में तुरंत नहीं पुट कर सकते, इनमें हम डायग्राम में तुरंत नहीं पुट कर सकते। अच्छा, कहां दिया हुआ है? हाँ, एक एक करके आप पॉइंट पुट करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन व्यक्ति कहां। ए तथा ई के मध्य केवल बी है। अब ए और ई के मध्य केवल कौन है? बी। अब हो सकता है ई इधर, ए इधर, और बीच में कौन हो जाए? बी। दो पॉसिबिलिटी, ए तथा ई के मध्य केवल बी है। सी ई के तुरंत दाईं ओर है। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सी जो है ई के तुरंत दाईं ओर, यहां से काम हो जाएगा, इमीडिएट राइट है। अब देखो, अगर ई यहां पर है तो ये ई का राइट साइड कहां होगा? ये वाला होगा, क्योंकि भाई नीचे की तरफ देख रहा है। तो ई के राइट साइड में तो कौन है? बी। तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि ये ए है, बी है और ई है, और ई का जो राइट होगा वो इस तरफ आएगा। इधर पे कौन हो जाएगा? इधर पे हो जाएगा सी, हो जाएगा, सॉरी सी आएगा इधर, है ना। अगला पॉइंट है, डी ए के तुरंत बाई है, तो डी कहां हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ए के तुरंत बाएं हो जाएगा, तो ये सीक्वेंस बन गया सी ई बी ए और डी, ये बन गया, है ना। ये आपका सीक्वेंस बन के तैयार हो गया। अब निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है? बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी कहां? ए के लेफ्ट में नहीं, ये तो बी तो ए के राइट में है, उल्टा चलेगा ना। ये राइट है, ये लेफ्ट है, पहला गलत। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। डी जो है ई के लेफ्ट में थर्ड है, 2 लिखा है, तो 1 2 3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। बी इज टू द राइट ऑफ ई। बी कहां है? ई के राइट में नहीं, ये भी गलत। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। टू द लेफ्ट ऑफ बी नहीं, बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। तो सिर्फ सेकंड वाला सही है, एकदम सही। राकेश जी, शंकर जी, बहुत बढ़िया, दोनों का आंसर एकदम सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 5 विद्यालय ए बी सी डी तथा ई के मुख उत्तर दिशा में है। ए ई व बी के मध्य है, जबकि ई डी के दाईं ओर है।
ठीक है, देखो आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हो कि ए इज बिटवीन ई एंड बी, ठीक, ई इज टू द राइट ऑफ डी, डी के जो राइट साइड है वो ई आएगा, और ए जो है ई और बी के बीच में कौन आएगा, ए आएगा। डी एंड सी आर एट द एंड्स, डी अगर इस तरफ तो सी फिर इस तरफ, दोनों एंड पे हो जाएंगे। 5 स्कूल हो गए। सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय, सी के बाईं ओर कौन सा है, सी के लेफ्ट साइड कौन सा, तो सी के लेफ्ट साइड बेटा जी बी है। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल राकेश जी आप सही कह रहे हो। हाँ ये क्वेश्चन था। बोलो किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो पूछ लो। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। छह विद्यार्थी ए बी सी डी तथा ई, अच्छा ई तथा एफ पंक्ति में खड़े हैं। अब पंक्ति में खड़े हैं तो कहीं भी डायरेक्शन नहीं दी, तो आप नॉर्थ फेसिंग मान लो। हाँ जी, कोई आंसर नहीं। राकेश जी का आंसर आ रहा है सी एंड एफ। ठीक है, बी एफ तथा डी के मध्य में है। ठीक है, ई ए तथा सी के मध्य में है, ए एफ तथा डी के बगल में नहीं खड़ा है, सी डी के बगल में नहीं खड़ा है ना, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब लोग 5 हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं। बी एफ और डी के मध्य में है, तो बी किसके बीच में हो गया, एफ और डी के मध्य में। ठीक, हो सकता है कि बी ऐसे हो, इधर पे डी हो, इधर पे एफ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद ई ए तथा सी के मध्य में है। अब ई जो है ए और सी के मध्य में आएगा, तो मैं फिर से 2 पॉसिबिलिटी बनाऊंगा कि ई इधर ए और सी के बीच में, या फिर ई इधर सी और ए के बीच में, ऐसी सब पॉसिबिलिटी है। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, इनको ऊपर लिख देते हैं। जो ई है वो ए और सी के बीच में आएगा, तो ई जो है ए और सी के बीच में आएगा, ये हो गया। ए एफ तथा डी के बगल में नहीं खड़ा है, ए एफ और डी के बगल में नहीं है, तो मतलब ए अगर एफ और डी के बगल में नहीं है, तो बात साफ साफ है कि अगर मैं पहले, अच्छा सी के बगल में डी भी नहीं है। अब अगर मैं इस वाले डायग्राम को सही मानता हूं, अगर इस वाले पॉइंट को मैं सही मानता हूं, तो डी के बगल में जो ए है एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा है, तो भैया अगर मैं इसको सही मानूं इस वाले को, तो अगर ए बगल में नहीं आएगा तो फिर आप सी लोगे, क्योंकि ये वाला तो फिर आ ही नहीं सकता, फिर सी लोगे, फिर ई लोगे और फिर एफ लोगे, ऐसा बनेगा। फिर बोल रहा है कि सी डी के बगल में नहीं है।
अगर सी डी के बगल में नहीं है तो ये वाला भी सही नहीं हो सकता, तो आप सी इधर लोगे, ई इधर लोगे और ए इधर लोगे, है ना। अब देखो सारी बातें सही हैं कि ए एफ और डी के बगल में नहीं है और जो सी है वो डी के बगल में नहीं है, तो ये वाला डायग्राम आपका एकदम सही बनेगा। सारी कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। एफ किन के मध्य खड़ा है? एफ बी और सी के मध्य खड़ा है, ये सही आंसर है, बिल्कुल एकदम सही बताया जी राकेश जी ने, एकदम सही, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं बेटा। अगला सवाल देखिए, पांच मित्र सुरेश, कैलाश, मथुर, अमित तथा रमेश हाँ जी बेटा जी, कोई आंसर है तो बताइए। सुरेश कौशल से छोटा है, तो कौशल से छोटा है सुरेश, अगला पॉइंट, ठीक है। परंतु रमेश से लंबा है, रमेश से क्या हो गया? लंबा हो गया, ठीक, ये पॉइंट हो गया। मधुर इन सब में सबसे लंबा, मधुर तो सबसे ऊपर आएगा, मधुर सबसे ऊपर आएगा। अब उसके बाद है अमित कौशल से छोटा परंतु सुरेश से लंबा। अमित जो है कौशल से तो छोटा है परंतु सुरेश से क्या है? लंबा, तो अमित इन लोगों के बीच में आ जाएगा, ठीक। तो डायग्राम क्या बनेगा? मधुर, कौशल, अमित, सुरेश और रमेश, ये हो गए पांच लोग। अब पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? तो भाई रमेश सबसे छोटा हो जाएगा, यही होगा ना भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, क्या आंसर आ रहा भाई? ए बी सी डी ई एफ जी पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा मतलब ईस्ट, ऐसा हो जाएगा डायग्राम, है ना, ईस्ट की तरफ।
7 लोग, ये बनेगा। सी डी के तुरंत दाईं ओर है, सी इज इमीडिएट राइट टू द डी, तो सी जो है डी के तुरंत कहां हो जाएगा, राइट साइड। राइट मतलब नीचे की ओर आएगा, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ आएगा, है ना। आपको फेस पता है किस डायरेक्शन में है। इसके बाद बी किसी अंतिम छोर पर बैठा है, बी या तो ऊपर आएगा या तो बी कहां आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। ठीक है राकेश जी, ठीक है। ई तथा जी पड़ोसी हैं, ई और जी कहां आएंगे, अगल बगल में। ई और जी पड़ोसी हैं, ये ठीक है। जी ई तथा एफ के मध्य है, जी किसके बीच में है, ई और एफ के। अब देखो ई और जी पड़ोसी, ये भी बात समझ में आ रही है, तो ई जी और फिर कौन आ जाएगा, एफ। ये जो ये पॉइंट है ना, जी ई तथा एफ के मध्य बैठा हुआ है, तो इस तरीके से। डी दक्षिण से तीसरे स्थान पर है, दक्षिण से मतलब साउथ साइड से तीसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। तो 1 2 और 3 यहां पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा है। डी के जस्ट नीचे कौन हो जाएगा, यहां पे सी हो जाएगा। अब 3 लोग ई एफ जी कहीं पर भी आ सकते हैं, उनका कोई वो नहीं है, तो डी कहां बैठा हुआ है। अच्छा, अब अभी आपको यह पता है कि अगर मैंने ऊपर कहां रख दिया, देखो बहुत ध्यान से समझना कि ए के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अगर मैं नीचे मान लेता हूं बी, अगर बेटा जी मैंने नीचे मान लिया बी, तो ये 3 लोग आप कहीं पर भी बिठा दो, ये मैंने इधर बिठा दिया, ई बिठा दिया जी और एफ, और यहां पे कौन आ गया, ए। या तो ये पॉसिबिलिटी है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना। पॉसिबिलिटी क्या है, इस बार काफी सारी बनेगी। हालांकि आपसे पूछा है डी कहां बैठा हुआ है, ये तो डी कहां बैठा है, तो डी कहां बैठा हुआ है, सी और ए के बीच में आ सकता है ये, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर बी यहां पर है तो सी और डी यहां पर है, तो अगर मैंने एफ इधर बिठाया, जी इधर बिठाया और ई इधर बिठाया, तो ए ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि ए की पोजीशन भी तो फिक्स नहीं है। तो डी किस किस के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो ए पॉसिबल है। बिल्कुल राकेश जी, आप सही कह रहे हो। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती थी कि बी ऊपर हो जाएगा तो ए नीचे हो जाएगा, है ना। बी ऊपर हो जाएगा तो ए नीचे हो जाएगा, पर ये आंसर ये सही है, आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये सी एंड एफ हो जाएगा इसका, है ना। क्योंकि ए की पोजीशन डिटरमाइन नहीं है कि ए कहां पर आ सकता है, कहां पर नहीं आ सकता, है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। षटभुज हेक्सागन, हाँ जी, चलिए देखिएगा बेटा, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ। अब हेक्सागन के चारों ओर बैठे हुए। अब आप हेक्सागन को सर्कल भी बना दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके ये हो गए 1 2 3 4 5 6 लोग। A is not adjacent to B and C, ठीक है। D is not adjacent to C और E. B and C are adjacent. B और C अगल बगल में बिठाओ आप, B और C अगल बगल में। F is middle to the D and C. F किसके, D और C के मिडल में हो गया, F D और C के बीच में हो गया।
अब आते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमने पुट कर दिया। अब ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी एंड सी, तो अगर बी और सी के बगल में ए नहीं तो ए यहां पर आ जाएगा, ए बी के बगल में नहीं है तो ए यहां पर आ जाएगा। और डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी, तो डी भी एडजेसेंट नहीं है सी के, बस बचा कौन, ए हो गया, बी सी डी, ई बचा है, बस ई को हमने यहां पे बना दिया। अब पूछ रहा है हु इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम डी एज ई इज फ्रॉम डी। तो जैसे डी से जिस डिस्टेंस पे ई बैठा हुआ है उसी डिस्टेंस पे डी से और कौन बैठा हुआ है, तो सी बैठा हुआ है। भाई डी से एक आदमी छोड़ के ई बैठा है तो डी से एक आदमी छोड़ के सी भी तो बैठा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो ये समाप्त सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ एक मैंने बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो भाई मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ये बेटा जी पजल्स हैं, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट की बेसिक पजल्स हैं जो आपके एग्जाम में, बेसिक एग्जाम्स में आती रहती है, वनडे एग्जाम में, सी सेट वगैरह में आती हैं। बैंकिंग लेवल का अपन नहीं पढ़ रहे हैं कि बैंकिंग में। अच्छा शंकर जी, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 16 मैं करा देता हूं अभी। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 16 की आप बात कर रहे हो, तो ये है, यूनिट डिजिट पूछी है। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 6 और 5, 0 आ जाएगी ना शंकर जी। देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें आपको ये पता है कि 5 का यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा। ये कर्सर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16। हाँ कल संडे, कल क्लास नहीं होगी राकेश जी, परसों अपन क्लास लगाएंगे। तो इसमें आप ये देखो शंकर जी, ये 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है ना। और 8 क्या है आपका, इवन नंबर है। तो 5 में जब आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा ना। 5 इंटू इवन नंबर, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो शंकर जी। बाकी से कोई मतलब नहीं है हमें, पर 5 में जब कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 5 इंटू 8 कर लो, 5 इंटू 4 कर लो, कुछ भी कर लो, इवन नंबर ही होगा वो। इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद।